गुड मॉर्निंग बच्चों। बादल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग 28 जुलाई 2013 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहे हैं आज। और हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं सीटेट जुलाई 2025 के लिए, आज हम सीडीपी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है वर्णन करना, दूसरा ऑप्शन है पहचान करना, तीसरा ऑप्शन है अंतर करना, चौथा ऑप्शन है वर्गीकृत करना। यहाँ पर मित्रों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अंतर करना। अगला प्रश्न संख्या 2 है, राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप में वर्णित किया जा सकता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी, दूसरा ऑप्शन है तथ्य आधारित शिक्षार्थी, तीसरा ऑप्शन है शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी, चौथा ऑप्शन है मापन आधारित शिक्षार्थी। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। अगला प्रश्न संख्या 3 है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। पहला ऑप्शन है बच्चे को बिना टिके प्रकरण पर बात कराना, दूसरा ऑप्शन है उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, तो तीसरा ऑप्शन है उसके प्रयोगों का समर्थन करना, चौथा ऑप्शन है भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। इसलिए 2 नंबर सही लिया गया है मित्रों। यहाँ पे गलत ऑप्शन को चुनने के लिए बोला जा रहा है, इसीलिए 2 नंबर यहाँ पर गलत ऑप्शन है, इसीलिए 2 नंबर यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न नंबर 4 है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक डैश को योग्य बनाती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, दूसरा ऑप्शन है शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेग पर नियंत्रण बनाए रखने, तीसरा ऑप्शन है विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में अस्पष्टता, चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में अस्पष्टता। अगला प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, दूसरा ऑप्शन है विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अभिप्रभावित रहते हैं, तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, चौथा ऑप्शन है खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न संख्या 6 है, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। पहला ऑप्शन है आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50% योगदान रखते हैं, दूसरा ऑप्शन है समवयस्कों और पितृक जीन्स का
सापेक्ष, जिन्स मतलब गुणसूत्र जिसको बोले जाते हैं, योगदान योगात्मक नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन है आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ प्रचलित नहीं होते। चौथा ऑप्शन है सहज रुझान वातावरण से संबंधित, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, समवयस्कों और पितृक जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। अगला प्रश्न नंबर 7 है समाजीकरण है। पहला ऑप्शन है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध। यहाँ तीसरा ऑप्शन है समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया। चौथा ऑप्शन है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न नंबर है 8, एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तीसरा ऑप्शन है बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना। चौथा ऑप्शन है क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करेंगे। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न संख्या 9 है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोण को डैश करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति में अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। पहला ऑप्शन है तर्कसंगत, दूसरा ऑप्शन है आत्मसात, तीसरा ऑप्शन है निर्माण, चौथा ऑप्शन है सक्रियकरण। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आत्मसात। अगला प्रश्न संख्या 10 है, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया। पहला ऑप्शन है अंगीकार कर लिया, दूसरा ऑप्शन है समायोजित कर लिया, तीसरा ऑप्शन है अनुकूलित कर लिया, चौथा ऑप्शन है समुचितता। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनुकूलित कर लिया। अगला प्रश्न संख्या 11 है, डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के चित्रण सिद्धांत में संबोधित किया गया है। पहला है संदर्भगत, दूसरा ऑप्शन है अवयवभूत, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक, चौथा ऑप्शन है अनुभाविक। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संदर्भगत। अगला प्रश्न संख्या 12 है, हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों, दूसरा ऑप्शन है सामान्य बुद्धि, तीसरा ऑप्शन है विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताएं, चौथा ऑप्शन है प्रत्येक व्यक्ति योग्यताएं। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रत्येक व्यक्ति की योग्यताओं। अगला प्रश्न है
13 नंबर थ, फ, च ध्वनियाँ है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है स्वनिम, दूसरा ऑप्शन है रूपीम, तीसरा ऑप्शन है लेखी लेखिम और चौथा ऑप्शन में शब्दिम। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वनिम। अगला प्रश्न संख्या 14 है, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को, पहला ऑप्शन है लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, दूसरा ऑप्शन है लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए, चौथा ऑप्शन है कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। अगला प्रश्न संख्या 15 है, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। यहाँ पर पहला ऑप्शन है व्यक्तिक शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुमति कराने के लिए, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, चौथा ऑप्शन है यह समझने के लिए कि क्या शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह समझने के लिए कि क्या शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। अगला प्रश्न संख्या 16 है, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। पहला ऑप्शन है सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना, दूसरा ऑप्शन है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना, तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय कराना, चौथा ऑप्शन है धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। मित्रों, जहाँ पर अवसर देखें थोड़ा ध्यानपूर्वक वो पॉजिटिव आंसर माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 को सही आंसर लिया गया है। अगला प्रश्न संख्या 17 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है। पहला ऑप्शन है बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, दूसरा ऑप्शन है सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, तीसरा ऑप्शन है सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर, शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। अगला प्रश्न संख्या 18 है, विद्यालय आधारित आकलन। यहाँ पर पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों और शिक्षकों को गंभीर और लापरवाह बनाता है, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, तीसरा ऑप्शन है सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों को प्राप्ति में बाधा उत्पन्न कराता है, चौथा ऑप्शन है परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। यहाँ पर
राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। अगला प्रश्न संख्या है 19, सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करती है। पहला ऑप्शन है थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम, दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों का सम्मान योग्यता स्तर, तीसरा ऑप्शन है सीखने के सतायक में शिक्षार्थियों को वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, चौथा ऑप्शन है सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। अगला प्रश्न 20 नंबर है, एक शिक्षिका की कक्षा में कुल शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। पहला ऑप्शन है पोलियो ग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे, दूसरा ऑप्शन है पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं, तीसरा ऑप्शन है शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, चौथा ऑप्शन है मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, शारीरिक रूप से और असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 21 है, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक कारक, दूसरा ऑप्शन है सेरेब्रल डिसफंक्शन, तीसरा ऑप्शन है संवेगात्मक विघ्न, चौथा ऑप्शन है व्यवहारगत विघ्न। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सांस्कृतिक कारक। अगला प्रश्न संख्या 22 है, एक समावेशी विद्यालय। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है, दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है, तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है, चौथा ऑप्शन है विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। अगला प्रश्न संख्या 23 है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को पहला ऑप्शन है अधिगम निर्योग्य नहीं कर सकते, दूसरा ऑप्शन है ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, तीसरा ऑप्शन है शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, चौथा ऑप्शन है अन्य शिक्षार्थियों के अच्छे मॉडल बन सकते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न संख्या है 24, डैश के कारण प्रतिभाशालिता होती है। पहला ऑप्शन है मनोसामाजिक कारकों, दूसरा ऑप्शन है आनुवंशिक रचना, तीसरा ऑप्शन है वातावरणीय अभिप्रेरणा, चौथा ऑप्शन है 2 और 3 का संयोजन। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 2 और 3 का संयोजन। अगला प्रश्न संख्या 25 है, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है,
दूसरा ऑप्शन है एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना। तीसरा ऑप्शन है निरंतर गृह कार्य देते रहना। चौथा ऑप्शन है सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। अगला प्रश्न संख्या 26 है, गति कौशलों में अधिगम नियोग्यता डैश कहलाती है। पहला ऑप्शन है डिस्प्रेजिया, दूसरा ऑप्शन है डिस्प्रैक्सिया, तीसरा ऑप्शन है डिसकैलकुलिया, चौथा ऑप्शन है डिसलेक्सिया। यहाँ पर हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर 3 डिसकैलकुलिया। जैसे ही गणित की बात आती है, गणना की बात आती है, कैलकुलेशन की बात आती है, तो हम लोग डिसकैलकुलिया को राइट ऑप्शन चुनेंगे। अगला प्रश्न संख्या 27 है, अधिगम नियोग्यता। पहला ऑप्शन है समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। दूसरा ऑप्शन है एक स्थिर अवस्था, तीसरा ऑप्शन है एक चर अवस्था, चौथा ऑप्शन है जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एक चर अवस्था। अगला प्रश्न संख्या 28 है, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन है परिणामों की आशा करना, दूसरा ऑप्शन है समस्या को पहचानना, तीसरा ऑप्शन समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना, चौथा ऑप्शन है संभावित युक्तियों को खोजना। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 परिणामों की आशा करना। अगला प्रश्न संख्या 29 है, एक शिक्षक को पहला ऑप्शन है व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। चौथा ऑप्शन है जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न संख्या 30 नंबर है, सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण हो सकता है। पहला ऑप्शन है शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। दूसरा ऑप्शन है शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है। तीसरा ऑप्शन है शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है। चौथा ऑप्शन है निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और वह स्वभाव में बहुत कठोर है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। मित्रों, इसी के साथ हमारा प्रश्न 1 से 30 तक कंप्लीट होता है और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे इस प्रयास को लाइक करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।